ये गाना सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? अपना सदाबहार तिरंगा, राइट? झंडा या ध्वज होती ही ऐसी चीज है, सारे मतभेद, अनेकता, तकलीफें, विविधताओं के बीच हम सबको बांधे रखने वाली एक एकता, एक तत्व, एक सारांश। भले कोई भी भाषा हम बोले, कोई भी कौम हम अपनाए, फिर भी तिरंगे को नमन करते हुए हम सबके मस्तक एक साथ झुकते हैं। इतनी ताकत, इतनी बेशुमार मोहब्बत है इसमें, है ना? तो आइए जानते हैं आज के भारत के इस तिरंगे के इतिहास के बारे में, जानते हैं इससे पहले कितने और झंडे अपनाए गए इस महान देश में। वैसे तो भारत काफी अंगराज्य या रियासतों में बटा हुआ था अंग्रेजों के आने से पहले, और हर एक राज्य के पास अपने अपने झंडे होते थे। लेकिन एक देश और एक झंडा या ध्वज, इसका सिलसिला चालू हुआ 1857 की क्रांति, मतलब के सिपाही म्यूटिनी के बाद से। ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे का ही तब तक इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन 1857 के क्रांति के बाद भारत का शासन भार जब ईस्ट इंडिया कंपनी से छूटकर इंग्लैंड के रानी के हाथ हो गई, तब हुकूमत बरतानिया ने पहली बार सिंगल ऑफिशियल इंडियन फ्लैग लहराने की अगुवाई की। यह झंडा टिपिकल वेस्टर्न हेराल्डिक स्टैंडर्ड के आधार पर ही डिजाइन की गई थी, और कनाडा, साउथ अफ्रीका से लेकर लगभग बाकी सारे ब्रिटिश कॉलोनीज के झंडों के जैसे ही इसे भी डिजाइन किया गया। अपर लेफ्ट कॉर्नर में यूनियन जैक और राइट हाफ के बीचों बीच भारत का सितारा, द स्टार ऑफ इंडिया, कैप्ड बाय द रॉयल क्राउन। अब आप पूछेंगे, ये स्टार कैसे इंडियन या इंडियननेस का सिंबल बना? तो इसका जवाब क्वीन विक्टोरिया के पास भी नहीं था, लेकिन जिसे कहते हैं कांड करने के बाद किया गया डैमेज कंट्रोल, क्वीन ने भी एक ओहदा क्रिएट किया हर एक प्रिंसली स्टेट के लिए, टू ऑनर सर्विसेज टू द एम्पायर बाय हर इंडियन सब्जेक्ट्स। साधारण भाषा में कहे तो इनका काम था एक्चुअली ब्रिटिश क्राउन और लगान देने वाले रियासतों के बीच मीडिएटर का रोल प्ले करना, ताकि ब्रिटिश तिजोरी भरती रहे। और इसी ओहदे का नाम दिया गया नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया वाला स्टार नहीं, जो आपके सेवा में सदैव तत्पर रहता है। उसके बाद 20वीं शतक की शुरुआत में एडवर्ड सेवेंथ के राज्याभिषेक के दौरान स्टार के बदले कुछ और फंडामेंटली इंडियन हेराल्डिक सिंबल की मांग और जोर लेने लगी। विलियम कोल्डस्ट्रीम नाम के एक इंडियन सिविल सर्विसेज में काम करने वाले ब्रिटिश मेंबर ने भी जोरदार कैंपेनिंग किया इसके लिए, लेकिन तब के वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने उसके सारे दलीलों को दरकिनार कर दिया, यह कह के कि हमारे पास तो इतने सारे कॉलोनीज हैं, तो हर एक कॉलोनी के लिए अलग अलग ध्वज का मतलब है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्लैग्स, और जो कि रेगुलर कामों में और भी अड़चने पैदा करेगी। बेसिकली ही वाज अगेंस्ट असाइनिंग इंडिविजुअलिटी टू ब्रिटिश कॉलोनीज। और इसी समय भारत में भी राष्ट्रवादी विचारधारा जोर ले रहा था, और उस तबके से भी काफी सुझाव आए। बाल गंगाधर तिलक ने हिमायत की एक गणेशा सिंबल के लिए, उधर ऋषि अरविंदो घोष और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने काली माता के चित्र को एज ए सिंबल यूज करने का प्रस्ताव रखा। एक और सुझाव आया था गौ माता का भी। बहरहाल इस सारे सिंबल्स हिंदू सेंट्रिक थे और भारत के सर्वधर्म समन्वय और धर्मनिरपेक्ष एकता के खिलाफ होने के कारण आखिर तक टिक नहीं पाए। 1904 में एंग्लो इंडियन वीकली में एक और झंडे का जिक्र मिलता है, जो कि कुछ ऐसा है। ऊपर का डार्क ब्लू कलर हिंदू और बुद्धिस्टों को दर्शाता हुआ, बीच में द ग्रीन बैंड रिप्रेजेंट्स मुस्लिम्स, और एकदम नीचे का लाइट ब्लू बैंड क्रिश्चियंस का प्रतिनिधित्व करता हुआ। लेफ्ट साइड में आपको वर्टिकल पर्पल कलर का बैंड नजर आएगा, और जिसके ऊपर एक ओरायन कॉन्स्टेलेशन, मतलब के कालपुरुष तारामंडल बना हुआ है, जो कि तत्कालीन भारत के सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को सिंबलाइज करता है। और पूरे ध्वज के चारों तरफ एक रेड बॉर्डर आपको दिखाई देगा, जो कि ब्रिटिश रूल का प्रतीक माना गया, और जिसका ओवरऑल मतलब यही था कि पूरे भारत को एक और अखंड सल्तनत के रूप में बांधने वाली क्षमता जो है वो बस ब्रिटिश रूल के पास ही है। भारत के इनहेरेंट एकता पे तो ब्रिटिश की नजर पहले से ही थी। बंटवारे की कोशिश वो अक्सर किया करते थे, लेकिन
पहली जो सबसे बड़ी कोशिश थी वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन के खिलाफ काफी मोर्चा निकली, भारी विरोध किया गया और मानो जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया जोश मिला। सारे जाति, समुदाय, धर्म सबको एक करके ब्रिटिश को उनकी औकात दिखाने का जैसे समय अब आ गया था। पहला फ्लैग बनाया गया जो कि भारतीय द्वारा भारत के लिए बनाया गया था, वंदे मातरम फ्लैग। ये उस समय के स्वदेशी मूवमेंट का प्रतीक भी बन गया और ये झंडा भी वैसे वेस्टर्न हेराल्डिक फैशन में ही बनाई गई थी, लेकिन इसके ऊपर लगे सारे सिंबल्स संपूर्ण रूप में भारतीय थे। It had 8 half open flowers at the top, जो कि भारत के तब के 8 प्रोविंसेस की प्रतिनिधित्व करती थी और नीचे सूरज और चंदा हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं पे आधारित सिंबल्स के रूप में रखे गए थे। पहले तो इसका नाम बना कैलकाटा फ्लैग, क्योंकि पहली बार 7 अगस्त 1906 को इसे कैलकाटा के गिरीश पार्क में लहराया गया था और इसी कैलकाटा फ्लैग से प्रेरित होकर 22 अगस्त 1907 को ऑलमोस्ट सिमिलर एक फ्लैग विकाजी कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर ने स्टुटगर्ट जर्मनी में लहराया एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, और तब उस फ्लैग का नाम रखा गया फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसी दौरान मतलब कि 1903 से लेकर 1906 एक और वंदे मातरम वाली फ्लैग की प्रचलन शुरू हुई थी। यह झंडा रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि स्क्वायर शेप की थी और कुछ ऐसी दिखती थी। इस ध्वज का आइडिया देने वाली थी स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रमुख डिसाइपल, आयरिश मूल की सिस्टर निवेदिता। यहां पे लाल रंग को फ्रीडम और पीले मतलब कि येलो कलर को विजय या विक्ट्री का प्रतीक माना गया और बीच में जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली वंदे मातरम है, जो कि बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी गई है। एज एन एम्ब्लेम वज्र दिखाई देता है विद अ सेंटर्ड लोटस। ये दोनों एक साथ शक्ति और सादगी का समन्वय दर्शाती है। तो आते हैं 1916 में, जब होम रूल मूवमेंट चालू हो चुकी थी और इस मूवमेंट के 2 प्रमुख अग्रणी लीडर्स एनी बेसांत और बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक नए ध्वज का प्रचार किया। इसके टॉप लेफ्ट में जो यूनियन जैक आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन का सूचक था। 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका था और सारे कॉलोनीज में धीरे धीरे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स और तगड़े होने लगे थे। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बाद इंडियन डेलीगेशन जो वहां पहुंचे, उन्होंने भी एक नॉन डिस्प्यूटेड इंडियन फ्लैग होने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को दबाव दिया। साल था 1921। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अब वो महान पुरुष आ गए थे जिसके निहत्थे अहिंसक सिद्धांतों के आगे सारे हथियारबंद हिंसक ताकतों को आखिर तक मुंह की खानी पड़ी थी। जी हां, मोहनदास करमचंद गांधी। बापू की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने इस नए ध्वज का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि ऊपर का व्हाइट कलर माइनॉरिटी संप्रदायों को, बीच का हरा रंग मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और नीचे के लाल रंग हिंदू और सिख कौम के प्रतीक के तौर पे यूज किया गया। और ये पहली बार था कि जहां एज अ सेंट्रल सिंबल चरखे का इस्तेमाल किया गया। गांधी जी का ही यह सुझाव था। राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। यह झंडा पहली बार कांग्रेस के विजयवाड़ा सेशन में लहराया गया और उस समय यह गांधी फ्लैग के नाम से ही ज्यादा फेमस हुई। पिंगली वेंकैया का डिजाइन किया गया ये चरखे वाला फ्लैग स्वराज फ्लैग के नाम से भी बाद में और ज्यादा पॉपुलर हुआ और सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान हर एक रैली और जलसे में इस झंडे का काफी प्रयोग किया गया। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप में बताने की परंपरा चालू हुई कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। धीरे धीरे सारे भारत के साधारण इंसानों के अंदर भी राष्ट्रीय ध्वज के लिए सम्मान और अपनापन बढ़ने लगा और एक ध्वज को रियल तरीके से एक देश, एक जाति का सिंबल मानने की रीत चालू होने लगी।
जबकि अमूमन मुस्लिम अवाम अभी तक पूरी तरह कन्विंस्ड या संतुष्ट नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स इस झंडे को नेशनल एम्बलम का दर्जा दे चुके थे। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज फ्लैग को एक नेशनल यूनिटी का खिताब दिया और धीरे धीरे यह फ्लैग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का आधार बनते गया। इस झंडे की लोकप्रियता से डर के ब्रिटिश राज ने लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज को यह फ्लैग इस्तेमाल न करने की धमकी भी दी, ये कह के कि अदरवाइज दे वोंट रिसीव एनी फंड्स फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेजरी। और इस रवैये ने जैसे आग में घी का काम किया, लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। फाइनली आ गया वो स्वर्णिम क्षण जब ब्रिटिश राज ने भारत छोड़ने का फैसला किया और 1947 के 15 अगस्त भारत को पूर्ण आजादी मिली। लेकिन जैसे कि कहावत है, कुत्ते की दुम जितनी भी सीधा करने की कोशिश करो वो टेढ़ी ही रहती है। ब्रिटिश राज ने भी जाते समय एक तो देश का बंटवारा करवा दिया, ऊपर से गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के झंडे के रूप में इस फ्लैग की पेशकश रखी, जो कि बेसिकली स्वराज फ्लैग ही थी, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में बिल्कुल 1857 की पहली फ्लैग की तरह एक यूनियन जैक बना हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत देन एंड देयर ही उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 14 जुलाई 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस की वरिष्ठ कमेटी ने यह सिद्धांत लिया कि राष्ट्रीय ध्वज में कोई भी कौमी स्वर सांप्रदायिक महत्व नहीं होगा। यह एक अखंड महत्ववादी धर्मनिरपेक्ष भारत का सिंबल होगा। चरखे को रिप्लेस करके अशोक चक्र यूज किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार द चक्र वॉज चूजन एज इट वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ धर्मा एंड लॉ। पंडित जी क्योंकि एस्थेटिकली भी जुझारू इंसान थे, तो उन्होंने चक्र के इस्तेमाल को मोर प्रैक्टिकल इन नेचर और मोर सिमेट्रिकल भी कहा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ चरखा। बापू थोड़े नाखुश हुए, लेकिन भारत में जैसे बड़े बुजुर्ग आखिर तक मानी जाते हैं, बापू भी आखिर तक राजी हो गए। 15 अगस्त से पहले 22 जुलाई 1947 को पहली बार हमारे इस तिरंगे को लहराया गया, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश की शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। 15 अगस्त 1947 एंड 26 जनवरी 1950 तक ये ध्वज डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब कि स्वतंत्र भारत अधिराज्य और उसके बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब कि भारत गणराज्य का प्रतीक बनके अब तक कायम है। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा।